Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video we will discuss chapter number 6 from physical education book class 11th की जो शारीरिक शिक्षा की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 यानी अध्याय 6 जिसका हमारा टाइटल है अध्याय 6 का परीक्षण, मापन और मूल्यांकन। इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपका ये चैप्टर तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने बाकी चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं प्लेलिस्ट में, जाके आप चैनल पर देख सकते हैं। वन शॉट वीडियो होती है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आप अगर बाकी चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। बाकी अब हम इसके आगे के चैप्टर भी अपलोड कर चुके हैं, एक चैप्टर है वो भी अपलोड हो जाएगा इसके आगे, बट और सब बाकी अपलोड हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना चैप्टर नंबर 6। हमारा चैप्टर 6 का टाइटल है परीक्षण, मापन और मूल्यांकन। तो सबसे पहले हमें टाइटल समझना होता है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट करना। परीक्षण कहते हैं टेस्ट को, यानी कि जब भी हम कोई भी टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि क्लास टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है जब भी हम कोई अपनी बॉडी का टेस्ट करवाते हैं, किसी भी मशीन के ज़रिए से हम अपनी बॉडी का टेस्ट करते हैं, तो उसको कहा जाता है परीक्षण हिंदी में। अब जो मापन है, मापन का मतलब होता है मापना, नापना, यानी कि मेजरमेंट करना। किसी भी चीज़ की जब हम मेजरमेंट करते हैं, उसको नापते हैं कि ये कितना है, तो उसको कहा जाता है मापन। और मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएट करना, उसका अच्छे से लिखना। किसी भी चीज़ को अगर हमने अपनी बॉडी का टेस्ट करवाया किसी भी मशीन से और फिर हमने उसका मापा कि कितना आया है, उसकी नंबरिंग, और फिर उसको इवैल्यूएट किया, मूल्यांकन किया, यानी कि उसका पता लगाया कि ये सही है नहीं है, नॉर्मल क्या होता है, तो ये होता है मूल्यांकन, पता लगाना नॉर्मल कौन सा है और हमारा जो टेस्ट करने के बाद आया वो कितना है। ये सब मूल्यांकन इवैल्यूएट में आता है। अब हमें जो चैप्टर पढ़ना है उसमें मुख्य बिंदु हैं तीन चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। पहला जो हमें इसमें समझना है वो है शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन में परीक्षण, मापन और मूल्यांकन की अवधारणा। यानी कि सबसे पहले अवधारणा पढ़नी है। हमारे चैप्टर के नाम जो है इन तीनों की ही, परीक्षण की, मापन की और मूल्यांकन की, यानी कि टेस्ट की, मेजरमेंट की और इवैल्यूएशन की अवधारणा को समझना है। सेकंड हमारा पॉइंट आता है शारीरिक शिक्षा में परीक्षण का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, यानी कि परीक्षण जो होता है, जो टेस्ट होता है, वो कितनी तरह का होता है। बेसिकली टाइप्स हम कह सकते हैं, क्लासीफाई करना, इसको वर्गीकरण करना, कितने प्रकार होते हैं इसके, ये समझना। तीसरा हमें पढ़ना है इसमें शारीरिक शिक्षा और खेल में परीक्षण, प्रशासन, दिशा निर्देश। यानी कि जो टेस्ट होता है शारीरिक शिक्षा में या खेलों से संबंधित जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं बॉडी के, शरीर के, उसके क्या क्या दिशा निर्देश हैं, यानी कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं टेस्ट करने से पहले, उसके बारे में भी समझेंगे। लास्ट हमारा यही है और यही हमें चैप्टर में पढ़ने हैं, ये तीनों पॉइंट। चलिए समझते हैं अच्छे से। जो सबसे पहले हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। यहाँ हमारा ये है फ्लो चार्ट, इसके थ्रू समझेंगे कि हमें अच्छे से क्या क्या इस चैप्टर में समझना है। अगर आप एग्जाम में फ्लो चार्ट लिख के आते हैं तो आपको फ्लो चार्ट बनाना होता है। तो आप अगर इस तरह के से पॉइंट्स लिख के आते हैं और नेक्स्ट पेज पे अपना डिस्क्राइब करते हैं तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे ने पढ़ा हुआ है और उसको अच्छे से समझ आता है। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि लंबा लंबा पढ़ें, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो आपके पॉइंट्स होते हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो फ्लो चार्ट में हमारा जैसे कि चैप्टर का नाम है परीक्षण, मापन और मूल्यांकन, इन तीनों का ये फ्लो चार्ट है और इन तीनों के ही बारे में डिस्क्राइब आ गया। अब यहाँ पर है महत्व, यानी कि मापन का जो है महत्व, परीक्षण और मूल्यांकन महत्व नहीं है, यहाँ पर मापन का महत्व है। या हम कह सकते हैं क्योंकि एरो तो है तीनों पे है, तो ये तीनों का ही, परीक्षण का, मापन का, मूल्यांकन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बीच में लिख दिया है। तो इनका महत्व क्या होता है, शरीर भार सूचकांक। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी का वेट है उसके बारे में पता लगाना कि शरीर का भार कितना है, वेट कितना है। कुल्हा कमर अनुपात, यानी कि हमारी जो वेस्ट होती है और हमारा जो एरिया होता है कुल्हे का, कमर का, उसका एग्जैक्टली क्या अनुपात होगा, क्या साइज, मतलब कि जो हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी टेस्ट को करने से पहले, खेल में होता है तो वो अनुपात पता लगाना। और तीसरा शरीर के प्रकार, यानी हमारी बॉडी के कितने टाइप्स होते हैं, बॉडी के भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह की बॉडी होती है, उसको समझेंगे। अब ये जो लास्ट वाला है शरीर के प्रकार, ये हम समझ लेते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है एंडोमॉर्फ, एक होता है मेसोमॉर्फ और एक होता है एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, ये बहुत ईजी है लेकिन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इमेज के थ्रू। यहाँ पर मैं आपके इमेज लगा दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एंडोमॉर्फ की बॉडी कैसी दिखती है, मेसोमॉर्फ की कैसी दिखती है और एक्टोमॉर्फ की कैसी दिखती है। आगे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, अभी आप इमेज के में देख सकते हैं और आप अपना भी पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी का शेप कैसा है। अगर मोटी है, हेल्थी है तो कौन सा आएगा, और अगर कोई पतला इंसान है उसका कैसा आएगा। तो ये सब आप एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ पता लगा सकते हैं अपना भी। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है
वो है स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि घटकों का मापन, यानी स्वास्थ्य से संबंधी जो भी पुष्टि के घटक हैं उनका मापन। तो वो 3 तरीके से हो सकता है, 3 भी नहीं, हम 5 तरीके से भी कर सकते हैं जो मेजरमेंट होता है। शरीर की संरचना का, यानी कि हमारे शरीर के स्ट्रक्चर का। दूसरा लचक यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है बॉडी में, उसका भी पता लगा सकते हैं। हमारी मांसपेशी की शक्ति, यानी कि हमारी जो मस्कुलर सिस्टम, जो मांसपेशी यानी जो हमारे मसल्स हैं उसकी कितनी शक्ति है, उसकी कितनी एंड्योरेंस है। दूसरा हमारा आता है हृदय शोषण सहन क्षमता यानी सहने की क्षमता कितनी है। हृदय शोषण, हृदय मतलब हमारा जो दिल है उसकी शोषण, यानी कि सांस लेने में, हम जो सांस लेते हैं कार्डियोवास्कुलर जिसको हम कहते हैं, तो सांस लेने की जो हमारे दिल से हम कितने तेज़ी से सांस ले सकते हैं, हमारा सांस तो नहीं फूलता, सहन क्षमता कितनी है वो पता लगा सकते हैं। और एक और है मांसपेशी की सहन क्षमता, यानी कि हमारी मस्कुलर जो सहने की क्षमता है वो मांसपेशी की कितनी है। यहाँ पर मांसपेशी की शक्ति थी और यहाँ पर मांसपेशी की सहन क्षमता है, तो ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि मांसपेशी से 2 हैं और बाकी लचक है और दिल से रिलेटेड है, यानी कि हृदय शोषण सहन क्षमता है और शरीर की संरचना है। ये 5 हैं और ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। अब हम आते हैं डेफिनेशंस पे, यानी कि जो हमारे परीक्षण है उसकी डेफिनेशन, परिभाषा बेसिकली। तो परिभाषा को समझ लेते हैं। परीक्षण यानी कि टेस्ट, परीक्षण कहते हैं हम टेस्ट को, अभी हमने समझा था। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, यहाँ पर 2 डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ पर अथवा है बीच में। अथवा का मतलब होता है और, यानी कि आप ऊपर वाली याद कर सकते हैं या फिर आप नीचे वाली, कोई एक आपको याद करनी है। अथवा का मतलब जो आपको ईजी लगे, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। पहली है हमारी, परीक्षण एक ऐसा यंत्र है जो एक व्यक्ति अथवा खिलाड़ी के गुण, यानी कि एट्रीब्यूट को, दक्षता को, ज्ञान को, प्रवृत्ति अथवा स्वास्थ्य की स्थिति का बिल्कुल सही अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त प्रश्न या मापन प्रवृत्ति है। अब इतनी हार्ड हिंदी में लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी हार्ड हिंदी में लिख के आएँ। आप अगर समझने और आप अगर अपनी लैंग्वेज में कॉमन हिंदी में लिख के आ जाएंगे एग्जाम में तो आपको सही मार्क्स मिल जाएंगे। तो परीक्षण की यहाँ पर डेफिनेशन में ये लिखा है कि परीक्षण एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी भी व्यक्ति की, यानी कि किसी भी एक इंसान की या फिर किसी भी खिलाड़ी की, व्यक्ति और खिलाड़ी में डिफरेंस होता है। व्यक्ति मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान, खिलाड़ी मतलब जो सिर्फ खेल खेलता है या फिर जो स्पोर्ट मैन होता है, गेम जो खेलता है, जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल प्लेयर होता है, तो प्लेयर यहाँ पर या तो खिलाड़ी या फिर व्यक्ति, उनके जो गुण हैं, यानी कि उनके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उनमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं उस खिलाड़ी में या उस व्यक्ति में, उसको जब हम नापते हैं, उसी को नापने को हम टेस्ट कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के, खिलाड़ी के गुण का पता लगाते हैं, उसकी दक्षता का पता लगाते हैं कि उसमें कितनी सहने की क्षमता है, उसके ज्ञान का पता लगाते हैं उसमें कितनी नॉलेज है, उसकी प्रवृत्ति को देखते हैं, उसके स्वास्थ्य का पता लगाते हैं कि उसकी जो हेल्थ है, उसकी बॉडी कितनी फिट है और उसकी जो स्वास्थ्य है, उसकी जो हेल्थ है, स्वस्थता वो कितनी ठीक है, उसकी स्थिति का बिल्कुल सही अनुमान लगाने के लिए, यानी कि उसकी जो हेल्थ है उसका बिल्कुल ठीक पता लगाने के लिए कि ये बीमार तो नहीं है, इसका दिल तो नहीं ज़्यादा इसका सांस तो नहीं फूलता, और किसी भी चीज़ की हम पता लगा सकते हैं। इसके पैरों में कितनी जान है, इसमें कितनी लचक है, फ्लेक्सिबल कितना है, ये कितनी देर तक भाग दौड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल सही अनुमान लगाना, बिल्कुल एग्जैक्ट पता लगा लेने को ही हम क्या करते हैं, अगर हमें पता लगाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम मापन का, मापन प्रवृत्ति है, यानी कि प्रशिक्षण करते हैं, हम किसी उसका परीक्षण लेते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं और उसी टेस्ट के ज़रिए से हम पता लगा लेते हैं कि ये कितना फिट है, इसमें कितनी नॉलेज है, इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इस खिलाड़ी में, इंसान में। तो ये था इस डेफिनेशन का मतलब, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन में लिखा है, परीक्षण एक ऐसा यंत्र है जो एक व्यक्ति या खिलाड़ी के, अब सेम बात आ गई, एक ऐसा यंत्र है जो एक व्यक्ति या खिलाड़ी के, ऊपर भी यही था, एक ऐसा यंत्र है एक व्यक्ति या खिलाड़ी के। अब नीचे क्या है, खिलाड़ी के कौशल प्रदर्शन, कौशल प्रदर्शन का मतलब होता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना, कौशल मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस देना, प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस, कौशल मतलब अच्छे ढंग से जो वो परफॉर्म करता है। कोई खिलाड़ी है, किसी का क्रिकेट मैच हो रहा है तो वो अगर क्रिकेट ग्राउंड में जाएगा तो वो प्रैक्टिस करने के बाद अपनी परफॉर्मेंस देगा, तो उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा हो पाएगा, वहाँ पर कौशल प्रदर्शन हो पाएगा जब वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेगा। अथवा यानी कि या फिर किए गए कार्य की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने का साधन है, यानी कि अगर हमें किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन करना है, हमें किसी बात का बिल्कुल सही अनुमान लगाना है, पता लगाना है कि इसमें कितनी ज़्यादा शक्ति है किसी इंसान में, किसी खिलाड़ी में, और वो कितना अच्छा कौशल प्रदर्शन कर सकता है, तो उससे पहले हम उसका टेस्ट ले सकते हैं। ऐसे ही क्लास टेस्ट होता है, एग्जाम से पहले क्लास टेस्ट क्यों होता है, ताकि हमें टीचर पता लगा सकें कि हमारा जो है कितना अच्छा हम स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, हम कितना रेडी हैं। तो बच्चों का इसलिए तो टेस्ट करवाया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि उन्होंने अभी तक कितना पढ़ा है। अब नेक्स्ट हमारा आता है मेजरमेंट, यानी कि मापन। अब हम समझते हैं जो मापन है, मेजरमेंट है,
मापना, इसकी भी दो डेफिनेशन है, आप दोनों में से एक कर सकते हैं। पहली है परीक्षण द्वारा किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन को आंकड़ों में एकत्रित किए करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि परीक्षण यानी जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट के थ्रू किसी भी खिलाड़ी के, किसी भी प्लेयर के जो प्रदर्शन हुआ है, उसका जो परफॉर्मेंस हुआ है, हमने टेस्ट ले लिया, अब उसके कितने नंबर आए हैं, हमने किसी की भी खिलाड़ी की, प्लेयर की बॉडी का टेस्ट ले लिया मशीन के थ्रू या कैसे भी, और उसके जो हमारे नंबर आए कि इसका 55 आया है, इसका 65 आया, आंकड़ों में, नंबर में इकट्ठा करने की ही प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं, मापन कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन है परीक्षणों के प्रशासन यानी जो टेस्ट होते हैं उसके प्रशासन और उनकी स्कोरिंग यानी जो कितना स्कोर किया है उसने, उससे प्राप्त अंकों को मापन कहते हैं। यानी जो किसी भी इंसान का टेस्ट हुआ है, उससे जो भी उसके टेस्ट में नंबर आए, स्कोरिंग आई है, उस स्कोरिंग में जितने भी उसने नंबर, अंक जो हैं प्राप्त किए हैं, उसी को हम मेजरमेंट यानी मापन कहते हैं। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको मापन भी। नेक्स्ट हमारा है लास्ट वर्ड, जो 3 चैप्टर के नाम थे। तीसरा नाम है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। अब मूल्यांकन क्या होता है, हमने टेस्ट ले लिया, हमने स्कोरिंग यानी नंबर में भी लिख लिया कि कितने आए उसके नंबर, अब हम इवैल्यूएट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है परीक्षणों द्वारा संकलित मापनों के मूल्य को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। यानी परीक्षणों मतलब कि टेस्ट के थ्रू जो भी मापने के, यानी जो भी हमने मापा है उसके मेजरमेंट किए हैं, मेजरमेंट करने के बाद जो भी हमारे पास उसका परफॉर्मेंस आई है, उसके जो भी नंबर आए हैं, उस मापने के मूल्य को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया, सुनिश्चित करने की प्रक्रिया यानी अब हम इवैल्यूएट करेंगे कि ये जो नंबर आए ये ठीक हैं या ये नंबर गलत हैं या ये नंबर मीडियम है। जैसे कि हम एग्ज़ाम के टेस्ट में भी यही करते हैं, जब हम टेस्ट लेते हैं उसके नंबर आते हैं और फिर हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, इसको क्या ग्रेड मिलेगा, इसके कितने नंबर पे इसको A+ मिलेगा, कितने नंबर पे A मिलेगा, कितने नंबर पे B मिलेगा, या फिर इतने ज़्यादा कम नंबर हैं तो उसको F मिल जाएगा यानी कि फेल। तो ये सब इवैल्यूएशन में आता है, इवैल्यूएट करना मार्क्स को। अब इसकी इवैल्यूएशन की भी, मूल्यांकन की भी 2 डेफिनेशन में अथवा में है एक और, किसी वैज्ञानिक यंत्र यानी कि साइंटिफिक किसी भी यंत्र के द्वारा परीक्षण के प्रयोग द्वारा, जब भी कोई भी टेस्ट होता है साइंटिफिक टेस्ट, उसके प्रयोग द्वारा प्राप्त मापन की रीडिंग यानी जो हमारे पास टेस्ट हुआ उसके बाद हमारे पास उसके नंबर आए, मापन की जो रीडिंग आई, रीडिंग मतलब जो नंबर आए, उसको मापदंडों से तुलना करने की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। उसको ही तुलना करना है, जो नंबर आते हैं उसको ही तुलना करना है, उसको ही हमें डिफ्रेंशिएट करना है, क्या ये नंबर आए हैं जो ठीक हैं या नहीं है। उन नंबरों को की जो रीडिंग है उसको पता लगाना और उन नंबरों के बारे में पता लगाना कि इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो जा सकती है और कितनी बेकार जा सकती है इसके स्कोरिंग के थ्रू। तो उसकी तुलना करने को ही हम मूल्यांकन कहते हैं। अब हम आगे समझते हैं खेल कूद में प्रशिक्षण, मापन और मूल्यांकन का क्या महत्व है, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है टेस्ट की, मेजरमेंट की, इवैल्यूएशन की, किसमें, गेम्स में और स्पोर्ट्स में। जब हम कोई भी खिलाड़ी गेम खेलता है, कोई भी स्पोर्ट खेलता है, खेल कूद करता है, तो उसमें इसकी क्या ज़रूरत होती है, उसका टेस्ट लेने की, उसका मेजरमेंट करने की, उसका इवैल्यूएशन करने की। तो इसको समझ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, अगर क्वेश्चन में आए क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसका महत्व है, तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रख के लिखने होंगे वहाँ। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है खिलाड़ी के चयन में सहायक, यानी कि खिलाड़ी को हम चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन मैदान में कौन जाएगा, जो सबसे बेस्ट स्कोरिंग जिसकी होगी। तो हम वो कैसे पता लगा सकते हैं, हम उनका टेस्ट ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि सबसे बेस्ट स्कोरिंग किसकी है, और उसी को चुन लेंगे हम स्टेट लेवल पे जाने के लिए या बड़ी परफॉर्मेंस के लिए। क्योंकि अगर किसी बेकार खिलाड़ी को चुन लिया और उसमें से अच्छा वाला जो है वो वहीं रह गया, तो ऐसे क्या होगा, जो अच्छा खिलाड़ी होगा जिसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी वो नहीं हम पता लगा पाएंगे। ऐसे अगर बिना देखे किसी को भी उठा लेंगे, तो हम क्या करते हैं, उसकी टेस्ट लेंगे, उसका मेजरमेंट निकालेंगे और उसका इवैल्यूएशन करेंगे, स्कोरिंग निकाल के देखेंगे कि सबसे अच्छा कौन है। तो हम चयन करने में सहायक होता है ये चीज़, चूज़ करने में। दूसरा है लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने में सहायक, यानी कि लक्ष्य को, गोल को, हमारे उद्देश्य को, एम को पूरा करने में मदद मिलती है। यानी कि अगर हमारा कोई भी एम है, गोल है, उसको पूरा करना है कि ये कोई भी गेम है, इसमें ट्रॉफी लानी है, इसमें फर्स्ट आना है, विजेता करनी है अपनी टीम को, तो उसमें हमारे लक्ष्य को भी वो टीम पूरा कर देती है अगर हम उसका टेस्ट ले लेंगे। तीसरा, खिलाड़ियों का मूल्यांकन करने में सहायक। अब खिलाड़ी जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनके बारे में पता लग जाता है कि कौन सा खिलाड़ी कितना अच्छा है, उनका मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। चौथा पॉइंट है शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करने में सहायक, और ये भी पता लग जाता है कि शिक्षा प्रणाली कैसी है उनकी जो स्टडी है उनमें उनका कितना फोकस है, वो कितने अच्छे से उनको पता है कि स्कोरिंग के बारे में और गेम्स में जो भी चीज़ें की ज़रूरत होती है उनको उसके बारे में नॉलेज है भी या नहीं, या फिर वो बिल्कुल ही नया बंदा है उसको कुछ नहीं पता। ये भी पता लगा सकते हैं हम टेस्ट के द्वारा।
नेक्स्ट पॉइंट है खिलाड़ियों की योग्यताओं और क्षमताओं की जानकारी प्राप्त करने में सहायक। यानी जो भी प्लेयर है, खिलाड़ी है, उसकी योग्यता पता लगा सकते हैं, उसको कितना एबल है, वो उसकी एबिलिटी क्या है, वो कितना सक्षम है कोई भी कार्य करने में, उसकी नॉलेज भी हम इसके टेस्ट के द्वारा ले सकते हैं। नेक्स्ट है मापदंडों और मापन तैयार करने में सहायक। यानी कि मापदंड और मानक तैयार करने में भी मदद मिलती है। अनुसंधान कार्य प्रणाली में भी सहायक होता है। खिलाड़ी के व्यक्तिगत खेल के वर्गीकरण में सहायक। खिलाड़ी का जो व्यक्तिगत यानी जो उसका पर्सनल गेम में योगदान होता है, उसका हम वर्गीकरण, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उसमें भी हमें मदद मिलती है। खिलाड़ी के प्रदर्शन संभावना के बारे में पहले से घोषणा करने में सहायक। यानी कि खिलाड़ी कितना अच्छा परफॉर्म करने वाला है गेम खेलने से पहले, उसके बारे में जो कोई भी जज होगा वो उसके बारे में पहले से पता लगा सकता है। ये वाला प्लेयर जो है, इसका बहुत अच्छा स्कोर आया था, ये बहुत अच्छा करेगा, और दूसरे किसी खिलाड़ी का बहुत बेकार स्कोर आया था, ये तो कर ही नहीं पाएगा। पहले से ही पता लगा सकते हैं कि कौन कितना अच्छा करने वाला है गेम शुरू होने से पहले ही। खिलाड़ी की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने में सहायक। यानी कि खिलाड़ी की क्या क्या नीड है, उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी नॉलेज भी हमें मिल जाएगी अगर हम पहले से टेस्ट कर लेंगे उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, किसी खिलाड़ी को, या किसी को है उसको किसी चीज़ की किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, सबकी अलग अलग आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में भी हम टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये पॉइंट्स हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है शरीर के प्रकार। यानी कि कितने टाइप्स की बॉडी होती हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। ये जो होती हैं 3 तरह की बॉडी होती हैं। अगर मैं यहाँ इमेज लगा दूंगी, आप समझ सकते हैं कौन सी बॉडी मोटी होती है, या कौन सी हेल्दी होती है, कौन सी बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, या कौन से मीडियम होते हैं। तो इन तीनों की हम गणना कैसे लगा सकते हैं, यानी कि कैसे पता लगेगा कि मैं तो एंडोमॉर्फ हूँ, या मैं तो मेसोमॉर्फ हूँ, या मैं एक्टोमॉर्फ हूँ, किस तरीके से पता लगा सकते हैं। तो इसकी गणना की जा सकती है। गणना का मतलब पता लगाना। हम पता लगा सकते हैं 2 चीज़ों से। 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक है शरीर भार सूचकांक, शरीर भार सूचकांक, जैसे जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम गणना कर सकते हैं शरीर भार सूचकांक से। तो इसका मतलब होता है BMI। शरीर भार सूचकांक का दूसरा नाम है BMI। अब ये जो है BMI, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसके हिंदी में BMI की फुल फॉर्म होती है शरीर भार सूचकांक, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। और इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर हमें BMI पता लगाना है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है, आप पता लगा सकते हैं। यानी कि हम अपनी डिवाइड करना पड़ेगा, हमें ऊपर अपना वेट रखना पड़ेगा, और वो कौन से यूनिट में रखना है वो भी आपको देखना है। जो फॉर्मूले में लिखा है वेट रखेंगे, और उसको वेट को डिवाइड कर देंगे अपनी हाइट से। हाइट स्क्वायर में होनी चाहिए हमेशा, और जो यूनिट दे रखी है सेम यूनिट में होना चाहिए। वेट इस यूनिट में और हाइट इस यूनिट में, और हाइट का हमारा स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि जो हाइट आएगी उसको सेम हाइट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम इस तरीके से अपना BMI निकाल सकते हैं। आप अपनी बॉडी का भी BMI निकाल सकते हैं, और इससे पता लगा सकते हैं कि आपका BMI कितना अच्छा है, और ये भी आपको पता लग जाएगा कि आपका BMI नॉर्मल है या ज़्यादा है या कम है। अब जो नेक्स्ट हमारी गणना होती है वो है कमर कूल्हा अनुपात। इसके द्वारा हम गणना कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं एंडोमॉर्फ है, मेसोमॉर्फ है, एक्टोमॉर्फ है। कमर कूल्हा अनुपात का ही दूसरा नाम होता है WHR। ये है, यानी कि वेस्ट और हिप रेशो। वेस्ट हिप रेशो भी हम निकाल सकते हैं। यानी कि अगर ये हमारी अगर बॉडी है तो यहाँ पर इसका पहले ऐसे करके हम अपना पूरा ले लेंगे, इंच टेप से नाप लेंगे इधर वाली एरिया का, फिर हम इस वाले एरिया का नाप लेंगे, वेस्ट का और हिप का, दोनों का हम ले लेंगे, और उनको फिर डिवाइड कर देंगे, ऊपर वेस्ट का नीचे हिप का डाल के हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा WHR का जो भी हमें निकालना है उसके नंबर हमारे आ जाएंगे, स्कोर, और BMI का भी हम स्कोर निकाल सकते हैं। और इसकी आपको फॉर्मूले दोनों याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि BMI क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में इसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, और हिंदी में इसको शरीर भार सूचकांक कहते हैं, और फॉर्मूले भी आपको दोनों के पता होने चाहिए। बहुत ईजी फॉर्मूले, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, लिख लेंगे नोटबुक में, तो आपको याद हो जाएगा 1-2 बार पढ़ने के बाद। नेक्स्ट अब हमारा आता है 6.1, जिसमें हमारा है शारीरिक शिक्षा में परीक्षण का वर्गीकरण। यानी कि शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन में जो परीक्षण होता है, टेस्ट होता है, उसका वर्गीकरण, यानी उसका कितने भाग होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन करना। तो वो 3 तरीके से हो सकता है। पहला है फिटनेस परीक्षण में प्रयुक्त शब्द। यानी कि क्या क्या फिटनेस की, जो हमारी बॉडी कितनी फिट है, हमें जानने के लिए अगर हमारा टेस्ट करवाना है फिटनेस का टेस्ट, तो उसमें क्या क्या वर्डों का यूज़ होता है, कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं, शब्द ऐसे हैं जो हमें पता होने चाहिए, उसके बारे में पता लगाना। दूसरा हमारा वर्गीकरण आता है टीम खेल कौशल का परीक्षण यानी कि हमारी जो खेल की टीम है,
टीम में 8-10 मेंबर होते हैं, ये ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो टीम में खेल कौशल का परीक्षण करना, खेल में अगर कोई भी टीम है तो वो अगर हम उसका टेस्ट ले लेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि वो कितनी ज़्यादा अच्छा खेलेगी, वो टीम कितनी ज़्यादा कौशल है वो खेलने में। थर्ड है हमारा व्यक्तिगत खेल कौशल का परीक्षण, यानी किसी भी इंसान का अगर हम टीम में ना करें, किसी भी अलग अलग इंसान का परीक्षण करें तो अलग इंसान जो है व्यक्तिगत उसका पर्सनल जो गेम में स्पोर्ट में योगदान है वो कैसा है, हम उसका भी पता लगा सकते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा खेलता है इस टीम से, और इस टीम से ये वाला जो व्यक्ति है वो अच्छा नहीं खेलता, तो हम इंडिविजुअली भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 6.2, जिसमें हमें समझना है फिटनेस परीक्षण में प्रयुक्त शब्द यानी कि यही वाला जो हमने इधर पढ़ा था, इसको अगर मैं पिंक से कर दूं, फिटनेस परीक्षण में प्रयुक्त शब्द ये रहा हमारा। और प्रयुक्त क्या क्या शब्द होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रयुक्त शब्द में सामान्य शारीरिक फिटनेस होती है, नॉर्मल जो हमारी फिजिकल फिटनेस होती है उसमें 3 तरीके से होते हैं शब्द। शारीरिक शक्ति का परीक्षण होता है, शारीरिक सहनशीलता का होता है, और एक कार्डियो पल्मोनरी सहनशीलता। कार्डियो वाली वो है जो हमारी हृदय वाली थी, हृदय सहनशीलता, वो हमने ऊपर पढ़ा था थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में, उसी को हम पढ़ेंगे। ये अगर हमें दिल की पता लगाना है कि हमारा कार्डियोवास्कुलर कैसा है, कार्डियो पल्मोनरी कैसा है, कितनी सहनशीलता है, तो हम इन 3 स्टेप से पता लगा सकते हैं। 3 स्टेप या अलग अलग हैं, या तो ये वाला टेस्ट या ये तीनों टेस्ट अलग अलग हैं, ये भी तीनों टेस्ट अलग अलग हैं। आप तीनों में से कोई भी करवा के अपनी शारीरिक सहनशीलता पता लगा सकते हैं, और आप अपनी शारीरिक शक्ति की जो आप में कितनी फिजिकल एंड्योरेंस है, कितनी पावर है, शक्ति है, उसका आप इन तीनों में से कोई भी एक करवा के पता लगा सकते हैं। अब अगर हम देखें इन तीनों में से, तो इन तीनों में से अगर हमें करना है तो नाम भी पता होना चाहिए, तो इनका नाम देख लेते हैं। सबसे पहला शारीरिक शक्ति का जो परीक्षण है उनमें सबसे पहला आता है क्रॉस वेबर शक्ति परीक्षण। क्रॉस वेबर जो है शक्ति परीक्षण, ये नाम है क्रॉस वेबर, ये आपको याद रखना है। दूसरा है रोजर शक्ति, तीसरा है फ्लिप ज़ासर, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, अगर आप यहाँ पर साइड में इमेज देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फ्लिप ज़ासर परीक्षण, अब इनकी क्या इंग्लिश में नाम है ये आपको साइड में दिख जाएंगे। और सेकंड है जो हमारा शारीरिक सहनशीलता है, इसमें हमारा सबसे पहला आता है स्थिर शारीरिक सहनशीलता, यानी कि स्थिर मतलब जो रुका हुआ है, स्थिर मतलब स्टेबल, जो रुका हुआ है, ना ही चल रहा है, पॉज है, उसको हम स्थिर कहते हैं। दूसरा है ग्रिप डायनेमोमीटर, इसके द्वारा पता लगा सकते हो। तीसरा हुआ है हमारा थर्ड टेस्ट मुड़े हुए घुटने बैठना, ये भी एक टेस्ट है, इमेज में आपको दिख जाएगा। पहला अब हमारा कार्डियो पल्मोनरी, यानी कि दिल वाला, जो अगर हमें पता लगाना है हमारी सांस का, तो हृदय शासन का पता लगा सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कार्डियो पल्मोनरी कहते हैं। उसकी सहनशीलता कितनी है, सबसे पहला हार्डवेट स्टेप परीक्षण। हार्डवेट स्टेप परीक्षण बहुत फेमस है, इसको पता लगाने के लिए इसका नाम आपको याद होना चाहिए। रन वॉक परीक्षण, रन वॉक करके आप पता लगा सकते हैं, यानी कि भाग के, रनिंग करके। तीसरा है टटल पल्स अनुपात परीक्षण, ये भी एक नाम है, टटल पल्स हम जो हमारी पल्स होती है ना उसको हम नाप सकते हैं ये वाले टेस्ट के द्वारा। तो ये कुछ टेस्ट के नाम थे, अलग अलग तरह से ये टेस्ट होते हैं, इनका आपको नाम पता होना चाहिए। अगर आप 2 नाम भी याद रख लेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है सिर्फ एक ही आ जाएगा नाम कि हार्डवेट स्टेप परीक्षण किस चीज़ के लिए योगदान देता है, तो आपको लिखना पड़ेगा पल्मोनरी के लिए, कार्डियो अपने श्वसन के लिए। अब हमारा नेक्स्ट आता है 6.2, जिसमें हमें समझना है मोटर फिटनेस घटक, ये एक घटक है, इसका प्रकार है। तो मोटर फिटनेस घटक के बारे में समझ लेते हैं। चपलता परीक्षण एक टेस्ट है, चपलता परीक्षण, जिनके 3 होते हैं प्रकार। पहला है शटल रन, शटल होती है एक, यानी कि उस शटल में को रख के वहाँ पर भागना होता है, रनिंग करनी होती है, वो टेस्ट होते हैं। दूसरा होता है सीमो चपलता परीक्षण दूसरा। तीसरा होता है साइड स्टेप परीक्षण। तो ये 3 परीक्षण है, इमेज में आप देख सकते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट आता है संतुलन परीक्षण। यहाँ पर संतुलन की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक थी, तो यहाँ पर लन नीचे लिख दिया है। संतुलन परीक्षण में सबसे पहला जो आएगा, 5 है इसके। सबसे पहले स्थिर संतुलन, यानी कि रुका हुआ, बांस हड्डी परीक्षण, और लास्ट हमारा जो थर्ड है वो है प्रगतिशील उल्टा संतुलन परीक्षण, तीसरा। और इसके इधर जो 2 आए हैं हमारे संशोधित बांस परीक्षण और नेल्सन संतुलन परीक्षण, ये थोड़े से नाम हैं, अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, इतने मुश्किल भी नहीं है। अब प्रतिक्रिया परीक्षण होता है एक, ऊपर संतुलन वाले थे, ये संतुलन वाले के थे, मैं प्रतिक्रिया के ब्लू से लिख देती हूँ। प्रतिक्रिया परीक्षण, जो प्रतिक्रिया के जो टेस्ट होते हैं, एग्जाम में आएगा, प्रतिक्रिया के जो परीक्षण होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो आप लिख सकते हैं नेल्सन हैंड प्रतिक्रिया परीक्षण, एक नाम है ये नेल्सन हैंड।
और दूसरा है नेल्सन पैर, यानी कि ये जो हैंड वाला है ये हाथों का है, नेल्सन हैंड, और ये जो पैर वाला है ये लेग का है। इमेज में आप देख सकते हैं, मैं इमेज लगा दूंगी ताकि आपको और अच्छे से इमेज के थ्रू समझ आ जाए। तो ये नेल्सन के दो वाले हैं, एक हैंड वाला और एक लेग वाला। अब नेक्स्ट आता है हमारा शारीरिक और मोटर फिटनेस परीक्षण। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शारीरिक और मोटर फिटनेस परीक्षण, इसके 5 पॉइंट हैं, तो समझ लेते हैं। सबसे पहला है ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट। ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट, ये सारे पॉइंट्स शारीरिक और मोटर फिटनेस टेस्ट के, मोटर फिटनेस परीक्षण जो होता है, पहला हमने पढ़ा। दूसरा है ऑफर स्वास्थ्य दक्षता परीक्षण। तीसरा है राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस परीक्षण। चौथा है इंडियाना मोटर फिटनेस परीक्षण। और फिफ्थ है कैनेडियन होम फिटनेस टेस्ट। तो ये 5 नाम आप याद रख सकते हैं किस चीज़ के लिए, शारीरिक और मोटर फिटनेस परीक्षण के लिए। अब दूसरा है सामान्य मोटर परीक्षण, नॉर्मल जो मोटर टेस्ट होता है उसका, उसके 4 पॉइंट है। एक है बैरो जनरल मोटर क्षमता का जो टेस्ट है। दूसरा है स्कॉट मोटर क्षमता टेस्ट। तीसरा है फिलिप जैसी और चौथा है न्यूटन मोटर क्षमता टेस्ट। न्यूटन वाला तो बहुत ज़्यादा फेमस है, जान सकते हैं आप, इमेज में भी देख सकते हैं। तो ये सब 4 इसके नाम थे, ऊपर वाले के 5 थे। अब हमारा नेक्स्ट आता है 6.2 टीम खेल कौशल का परीक्षण। हम कैसे कर सकते हैं? टीम में जो खेल कौशल है, पहला वाला जो हमने पढ़ा वो टीम का नहीं था, दूसरा वाला टीम का है, तीसरा वाला व्यक्ति वाला है। जो हमने ऊपर क्लासिफिकेशन पढ़ा था ये उन्हीं के टाइप्स हैं। टीम खेल कौशल का परीक्षण 2 तरीकों से हो सकता है। एक तो बास्केटबॉल कौशल परीक्षण हो सकता है, या फिर एक होता है हैंडबॉल कौशल परीक्षण, और एक हॉकी वाला भी हो सकता है, हॉकी कौशल परीक्षण। बास्केटबॉल वाला 3 तरीके से हो सकता है। जॉनसन बास्केटबॉल से ले लो, जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट ले लो, या फिर ऑफर बास्केटबॉल ले लो, या फिर साई बास्केटबॉल कौशल टेस्ट ले लो। हैंडबॉल वाला जो होता है, हैंडबॉल वाला एक तरीके से होता है बस, कार्निश हैंडबॉल परीक्षण, इससे हम हैंडबॉल वाला ले सकते हैं। हॉकी वाला अगर हमें लेना है हॉकी के लिए टेस्ट, तो हम साई हॉकी परीक्षण ले सकते हैं, या हम शिम्टल फ्रेंच फील्ड हॉकी ले सकते हैं, या फ्राइडेल फील्ड हॉकी कौशल टेस्ट ले सकते हैं, या फिर चापमैन बॉल कंट्रोल परीक्षण भी हो सकता है, जो कि 1982 से ही चल रहा है, चापमैन वाला। अब हमारा अगर फुटबॉल की बात आती है, फुटबॉल कौशल परीक्षण, तो हम वो कैसे ले सकते हैं? वो हम 2 तरीकों से ले सकते हैं। एक तो मैकडोनाल्ड फुटबॉल कौशल परीक्षण, ये नाम है मैकडोनाल्ड का, फुटबॉल कौशल परीक्षण है ये। और एक है मिशेल मैकडोनाल्ड, यानी कि वो मैक था, मैकडोनाल्ड था, और इसमें बस मिशेल आ जाएगा, मिशेल मैकडोनाल्ड फुटबॉल परीक्षण। तो ये फुटबॉल के लिए 2 थे जिससे हम फुटबॉल का टेस्ट ले सकते हैं। और साई फुटबॉल भी है, जैसे कि साई तो ऊपर वाले में भी आ रहे थे हॉकी में, तो ये फुटबॉल के लिए था। अब नेक्स्ट जो हमारा वॉलीबॉल के लिए है, वॉलीबॉल कौशल परीक्षण जो है वो भी कुछ 5-6 तरीकों से ले सकते हैं। ब्रैडी वॉलीबॉल कौशल, उत्तर कार्लिना स्टेट यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल परीक्षण, ऑफर वॉलीबॉल कौशल परीक्षण। लास्ट के नाम सेम है, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग का आपको याद रखना है। साई वॉलीबॉल, साई वाला तो ज़्यादातर सब में ही आ रहा है। रसेल लैंग वॉलीबॉल, और है ब्रैनबेक वॉलीबॉल परीक्षण मतलब टेस्ट, ये सारे टेस्टों के नाम है। नेक्स्ट अब हमारा आता है, हमारा फर्स्ट वाला हो गया, दूसरा हमारा टीम वाला भी हो गया। अब हमारा जो मोटर वाला पहला था हो गया, दूसरा टीम वाला था हो गया। अब जो तीसरा है हमारा व्यक्तिगत, उसमें समझ लेते हैं व्यक्तिगत खेल कौशल का परीक्षण कैसे ले सकते हैं। तो व्यक्तिगत खेल भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं अलग अलग लोग, तैराकी करते हैं, तो वो व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पे होते हैं खेल। इसके हम व्यक्तिगत वाले का जो है तीरंदाजी कौशल परीक्षण कर सकते हैं, ऑफर तीरंदाजी कर सकते हैं, या फिर मैकेंजी शिफ्लेट जो तीरंदाजी होता है उससे हम ले सकते हैं। तो ये था तीरंदाजी का, तीनों में ही तीरंदाजी कौशल, ऑफर तीरंदाजी कौशल, या फिर मैकेंजी शिफ्लेट तीरंदाजी। दूसरा बैडमिंटन का जो है वो हमारा हो सकता है लॉकहार्ट और मैकफर्सन बैडमिंटन कौशल परीक्षण, साई बैडमिंटन परीक्षण, ये 2 तरीके से हो सकते हैं। बैडमिंटन और तैराकी का जो है वो तैराकी कौशल परीक्षण जैक्सन वाला होता है, 12 मिनट तक तैराकी करनी होती है इसमें, तो वो उसका टेस्ट होता है। इस तरीके से हम तैराकी का मेजरमेंट या टेस्ट जो है ले सकते हैं। अब ये तो हो गए हमारे अलग अलग, हमने इसको क्लासीफाई कर दिया कौन सा किस चीज़ के लिए टेस्ट होता है, हॉकी के लिए कौन सा, बैडमिंटन के लिए कौन सा, तो ये सब हमने देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक, जो दिशा निर्देश होते हैं, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो शारीरिक शिक्षा और खेल में परीक्षण प्रशासन दिशा निर्देश, जो हम टेस्ट लेते हैं उसके क्या क्या दिशा निर्देश हैं, तो ये हमें समझना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर दिशा निर्देश हैं हमारे 6 दिशा निर्देश, ये कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला जो दिशा निर्देश है, सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक शिक्षा और
खेलकूद में परीक्षण, प्रशासन, दिशा निर्देश होने के लिए सामान्य कदम नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं। बेसिकली नीचे लिखे गए हैं, ये लिखा है इसमें। आप इतनी हिंदी ज़्यादा हार्ड हो जाती है तो आप इतने देके हार्ड वर्ड को देके घबरा ना जाएं, आप इजी लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करें और इजी लैंग्वेज में भी लिख के आए एग्जाम में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है नीचे सूचीबद्ध किए गए, यानी कि नीचे एक लाइन से 6 लिखे गए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है परीक्षण चयन के उद्देश्य का निर्धारण, यानी कि जो टेस्ट होगा और जो हम चूज़ करेंगे खिलाड़ियों को, उसके उद्देश्य का निर्धारण होता है। एक ये दिशा निर्देश है। दूसरा के बाद तीसरा ही आ गया डायरेक्ट, नंबरिंग में मिस्टेक है। चयनित, अब जो चूज़ कर लिया हमने, उन परीक्षण मदों के लिए उनकी व्यवहार्यता के आधार पर आवश्यक सुविधाओं और उपकरणों को प्राप्त करना, यानी कि सबसे पहले हमने टेस्ट लिया, उनको चूज़ किया खिलाड़ियों को, अब उनके हम क्या करेंगे, उनके व्यवहार के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको जो उपकरण है, यानी जो भी उनको चाहिए, क्रिकेट खेलने के लिए बैट चाहिए, बॉल चाहिए, बैडमिंटन के लिए बैडमिंटन की आवश्यकता होती है, हॉकी खेलने के लिए अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग उपकरण की ज़रूरत होती है, तो वो सब उनको प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट दिशा निर्देश है मूल्यांकन और संशोधन, उनका मूल्यांकन करना, उनका इवैल्यूएट करना, कौन सा खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है और कौन सा बहुत सही नहीं खेलता, उनका मूल्यांकन करना, संशोधन करना। पांचवा हमारा है वित्त की वैधता, यानी कि जो पैसा है, फाइनेंस है, उसके बारे में पता लगाना। विश्वसनीय और निष्पक्षता, अब ये इतना हार्ड आपको समझ के डरना नहीं है। इसका बेसिकली मतलब है इजी लैंग्वेज में अगर हम बोलें, वित्त कहते हैं पैसे को, फाइनेंस को। वित्त की वैधता का मतलब होता है जो वैध हो, यानी कि जो लीगल हो, इलीगल ना हो, यानी जो भी पैसा यूज़ हो उसमें वो वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। यानी कि लीगल का मतलब है कि जो इलीगल ना हो, यानी कि लीगल हो, गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड हो, या जिसकी परमिशन मिली हुई हो, गवर्नमेंट से परमिशन मिली हुई हो, या जिस ग्राउंड पे वो गेम चल रहा है उस ग्राउंड की परमिशन मिली हुई है। कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो चीज़ इलीगल हो, जो चीज़ मना हो और फिर भी कर रहे हैं। हर चीज़ वहाँ पर लीगल होनी चाहिए। और वित्त की वैधता, यानी जो भी पैसा यूज़ हो वैध हो, गलत कामों का पैसा ना हो, ठीक पैसा हो, वैध होना चाहिए। दूसरा वर्ड था विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब होता है जो विश्वास के योग्य हो, विश्वसनीय हो, जिस पे विश्वास किया जाए। इंग्लिश में अगर हम बोलें तो इसका मतलब होता है फेथफुलनेस हो, रिलायबिलिटी हो उस चीज़ में। और रिलायबिलिटी का मतलब होता है जो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो, यानी अगर हम कोई भी गेम खेल रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें हम लगातार खेलना चाहिए। मतलब ये उसका ये मतलब है, अगर कोई चीज़ करता है तो उस चीज़ को बीच में नहीं छोड़ना है। अगर कोई गेम स्टार्ट किया है तो उसको कंप्लीट करना है, उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, जब भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो पाएगी। और ये उसका एक रूल भी है। और निष्पक्षता का मतलब होता है बेसिकली इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस होना चाहिए गेम में। फेयरनेस का मतलब होता है कि गेम जो है वो गलत तरीके से नहीं जीतना चाहिए, कोई भी उसमें गलत चीज़ का या गलत टीम को जिता दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें फेयर होना चाहिए। गेम में अगर कोई टीम जीत रही है तो उसको जिताना चाहिए, जो सही अपनी परफॉर्मेंस दे रही है उसको जिताना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए बेसिकली। तो निष्पक्षता का मतलब ये होता है कि चीटिंग से दूर रहना चाहिए गेम, और अपनी रियल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार विजेता टीम को घोषणा करनी चाहिए, विजेता टीम की। तो ये तीनों वर्ड थे। आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे। आप इजी लैंग्वेज में अपना पॉइंट्स बना के अलग अलग लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, इनके अलग अलग वर्ड के अलग अलग पॉइंट बना के। तो आपका आंसर भी लंबा होगा, तो आपको ये थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स जाननी पड़ती हैं आंसर मेंटेन करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा है परीक्षण निर्देश, यानी कि जो भी टेस्ट के नियम है, निर्देश है, कौन से गेम में क्या क्या रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, प्रक्रिया होती है, हर गेम का अलग अलग प्रोसेस होता है। सावधानियां, मूल्यांकन मानदंडों की अंतिम तैयारी, और सावधानी से कोई भी गेम खेला जाए उसकी तैयारी करना, अंतिम सबको रूल्स बताना, खिलाड़ियों को गेम का प्रोसेस बताना, कौन सा गेम में क्या क्या नियम है, क्या क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में बताना। तो ये छोटे से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ये आप याद रख सकते हैं 2-4 पॉइंट, और इन्हीं को डिस्क्राइब करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे अगर आप 3-4 भी लिख देते हैं तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जो हार्ड लगता है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कोई वर्ड आपको हार्ड लगता है तो इतना नहीं है कि आपको एक एक वर्ड अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, आप इतना पढ़िए कि आपके एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएँ। इट मीन्स कि अगर
कोई ऐसा सेंटेंस होता है आपको समझ नहीं आता, तो आप उसको उसके ही बारे में फोकस ना करते रहें। बच्चे उसी के बारे में फोकस कर देते हैं और फिर चैप्टर सोचते हैं बहुत हार्ड है, समझते नहीं है। आपको जो समझ नहीं आ रहा आप उसको स्किप करें, आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें, आपको समझ आएगा। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वो सेंटेंस भी हार्ड नहीं लगेगा। जैसे 10 सेंटेंस है, 5 सेंटेंस है, आप उसमें से 1-2 स्किप भी कर देते हैं तो 5 नंबर का अगर आंसर आता है लॉन्ग आंसर, तो उसमें भी आपके 5 पॉइंट होंगे। आप आराम से लिख सकते हैं उन्हीं को 5 पॉइंट को पहले बोल्ड में लिखें, मोटा मोटा लिख दें और फिर उनके नीचे थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 लाइन में उसको डिस्क्राइब कर दें ये क्या है, उसकी परिभाषा लिख के अपनी लैंग्वेज में लिख के, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। कोई इतनी वरी होने के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए एग्जाम्स की, आप बस प्रिपेयर रहें, ज़्यादा टेंशन ना लें। आई होप सबके एग्जाम्स अच्छे होंगे। तो चलिए हमारी वीडियो खत्म हुई है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इन योर ग्रुप्स as well as subscribe my YouTube channel, press bell icon. So thanks for watching my video. Take care and bye bye.